वेलकम टू अनदर वीडियो और ये द इन्वेंशन ऑफ लाइंग मूवी का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं द इन्वेंशन ऑफ लाइंग मूवी की स्टोरी। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जहाँ कोई भी झूठ नहीं बोल पाता। तो कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं और कोई फरेब भी नहीं। सब सिर्फ सच बोलते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ भारी भी पड़ सकती है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि मैं आज काम पे नहीं आ रहा क्योंकि मैं बीमार नहीं, मैं बस काम से नफरत करता हूँ, या तुम्हारा बच्चा कितना बदसूरत दिखता है, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें। पर इस कहानी में अगर आप मोटे हैं बिल्कुल इस करेक्टर की तरह, तो आपके लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है, जहाँ शायद आपका कुछ नहीं हो सकता। पर इस शख्स की ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि वो एक झूठ बोलेगा जिसके बारे में उसको खुद नहीं पता होने वाला। तो कहानी में आगे जा रहा है एक डेट पे, जहाँ लड़की घर पहुंच जाता समय से पहले, और जो बिल्कुल ही सच बोलती है इससे कि मैं तैयार होकर भी आ रही हूँ, और इस डेट को लेके वो ज़्यादा श्योर नहीं है। तो ये शख्स 40 साल का है और उसके पास कुछ खास पैसे भी नहीं, जहाँ यह जा रहे हैं सस्ते रेस्टोरेंट में। तो जहाँ लड़की तैयार होकर आती है और लड़की को कहता है कि शायद मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने का मौका मिले, पर लड़की साफ कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं आया, और डेट आगे कंटिन्यू होती है शायद मुफ्त खाने के लिए। तो आगे रेस्टोरेंट में सब ईमानदारी से कहते हैं कि आप खूबसूरत लग रही हो, लेकिन इनका पता नहीं। और फिर ईमानदारी से भरा खाने का ऑर्डर, जहाँ ये एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं और जान पाते हैं कि लड़की इससे काफ़ी ज़्यादा कामयाब है, अच्छे खासे पैसे कमाती है। और फिर आता है वेटर, जो कि इनकी ड्रिंक में से चुस्की ले चुका है, जो वो सच सच बता भी देता है, जिससे इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। मतलब शायद सच बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इन्हें कुछ भी गलत या सही होने का पता भी नहीं। फिर इस लड़की के मॉम का कॉल आता है, जहाँ उससे पूछते डेट कैसे जा रही है, और ये बता देते कि लड़का कुछ ज़्यादा खास भी नहीं, अच्छा कमाता भी नहीं है, और दिखने में मुझे काफ़ी बेकार लगा, और मैं इसके साथ रात नहीं बिताने वाली, इवन दो उसको वो किस करने तक नहीं देगी इस डेट पे। पर डेट खत्म होती है, जहाँ पे इसे शुरुआत में भाग जाना चाहिए था, लेकिन आखिर में इसको एक किस मिलती है इसके गाल पे, और इसका पैसा खर्च हो जाता है। अब आगे हम देख पाते हैं टीवी में कोक ऐड चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, जो कहते हैं कि हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में सिर्फ चीनी का पानी मिला हुआ है, और कोक खरीदे क्योंकि ये फेमस है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले दिन में, जहाँ पे इसका पड़ोसी से मिलता है, जो कि मरने की कोशिश कर रहा था और मरा नहीं, पर शायद जल्दी वो मर जाएगा आत्महत्या करके खुद का। और आगे हम देखते हैं होमलेस का बोर्ड लगा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैं बेघर क्यों हूँ और तुम लोग क्यों नहीं हो। और कोई यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पे चेतावनी दे रहा होता है, और साथ में यहाँ पर दो कपल आपस में लड़ रहे होते हैं बहुत ईमानदारी से, और हर चीज़ यहाँ सच बोलते हैं। जैसे पेप्सी का ये ऐड, पेप्सी जब आपके पास कोक ना हो। और आगे हम देखते हैं कि मूवी जो कि सिर्फ एक बंदा स्क्रिप्ट सुनाकर बता रहा है, मतलब बता रहा है उस चीज़ों के बारे में, और हिस्ट्री के लेसन की तरह ये मूवी चल रही है। अब जहाँ पहुँचता है मार्क, जिसको आज काम से निकालने वाले, जो कि यहाँ मौजूद गेस्ट के बीच में इसका कोलीग सबके सामने बता देता है, और उसे निकाल इसलिए रहे क्योंकि मार्क राइटर है इस लेक्चर फिल्म स्टूडियो का, जो कि अभी सही से काम नहीं कर रही, और उसकी कहानी काम नहीं कर रही और अनसक्सेसफुल हो रही है। तो आगे पूछता है कि क्या कोई मैसेजेस के लिए जो आज इसे काम पे करना है। तो जवाब ये होता है कि इसे काम से निकालने वाले, और किसी ने कोई खास मैसेज के लिए छोड़ा नहीं, जो उसे साफ साफ कहा जाता है और उसकी बेइज्जती मारी जाती है कि तुम अपने काम के लायक नहीं हो, और मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही लायक हूँ। मतलब जो दिल में फील करते हैं लोग, वो सच में यहाँ मुंह पे आ रहा है लोगों के। तो आगे इसका बॉस उसकी तरफ बढ़ता है, जो उसे निकालने की बात कर रहा होता है, पर थोड़ा घुमा के कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं होती। जो साफ साफ कहता है कि मेरे अंदर हिम्मत शायद नहीं हो रही तुम्हें बाहर निकालने के काम से, पर ओवरऑल ये भी कह के जाता है कि तुम काम से निकाल दे गए हो। और फिर से मिलता है ईमेल उस लड़की का जिसके साथ लास्ट टाइम ये डेट पे गया था, जो साफ साफ इसके लुक और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इसको रिजेक्ट करती है। तो ओवरऑल इसको यहाँ से निकाल दिया गया है, जहाँ से अपना सामान पैक करके निकल रहा होता है, लेकिन जाते हुए इसका एक कलीग इसे बताता है कि उससे नफरत करता था, और यहाँ कंप्यूटर में बैठी है लेडी ऐसा सोचती है कि ये समलैंगिक है, मतलब गे है। पर शैली यानी कि ये लेडी इसको जुटलाती है, जहाँ कहती है मुझे लगता था तुम उल्लू के पट्टे हो। मतलब दोनों ओवरऑल इसकी बेइज्जती मारते हैं, और इन सब चीज़ों के साथ ही यहाँ से निकलता है। जैसे ये भी कहा जाता है कि दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तो मार्क यहाँ से बाहर निकल कर जाता है अपनी मॉम से मिलने, जो कि एक ओल्ड एज होम में रहती है, जिनको बताता है कि उसकी जॉब चली गई है, और वो 40 का है और सिंगल है, और शायद उसकी पूरी नस्ल की गलती है, जहाँ उनकी पूरी नस्ल ऐसी गई है जिससे उसकी मॉम ने कुछ नहीं किया और वो लूज़र थी। पर ओवरऑल ये सारी सच्चाई एक दूसरे को बताने के बाद वो एक दूसरे को लव यू कह के वहाँ से निकलते हैं, जो सच्चा प्यार है और सच है यहाँ पर। भले ही सच के बाद भी यहाँ पर किसी को सच सुनकर कोई कड़वाहट महसूस नहीं हो रही। और फिर मार्क्स यहाँ से निकल के पहुँचता है घर, जहाँ सुबह बजता है इसका अलार्म, और उसके बाद आता है इसका मकान मालिक के दरवाजे पर दस्तक देते हुए, जो इससे मांगता है किराया। जहाँ इसके उस बैंक में शायद $300 रुपए होंगे, जहाँ इसके अब किराया है $800। तो शायद इसको अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। तो जिसके बाद मार्क जाता है बैंक में अपने बच्चे कुछ पैसे निकालने, जिससे वो शायद ट्रक करके यहाँ से एक घर खाली कर सकता है। तो बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा होता, और उसको अपना सारा पैसा निकाल के बैंक का अपना ये अकाउंट बंद कराना होता है। पर क्योंकि सब यहाँ सच बोलते, तो यहाँ सच बोल के बता सकता है कि कितने रुपए इसके अकाउंट में, और इसको उतने पैसे दे देगी। पर तभी उसके दिमाग में खलबली मचती है, और वो कहता है $800। जहाँ कंप्यूटर दोबारा चालू हो जाता है और देखते सर्वर में इसके अकाउंट में सिर्फ $300 है, जिसको टेक्निकल एरर मान के ये इसको $800 दे देती है।
और पहली बार कुछ अलग हुआ, इसने झूठ बोला और इसे $500 का फ़ायदा हो गया। जहाँ फिर मार्क उन पैसों को लेकर जाता है और दे देता है मकान मालिक को, और खुद भी काफ़ी हैरान होता है कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। और इसे वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता है और उसको कहता है कि मैंने कुछ ऐसा कहा जो था ही नहीं। पर उसका दोस्त ये बात नहीं समझ पाता। जाओ एक एग्जाम्पल देता है और कहता है कि मेरा नाम है डग, और ये दोनों लोग मान भी जाते हैं उसका नाम डग होगा और इसने कभी बताया नहीं इसको। और फिर ये और झूठ बोलता है और ये सब मान जाते हैं। जैसे कहता है कि मैं ब्लैक हूँ, और ये मान जाते हैं कि तुम ब्लैक हो, मतलब जहाँ ब्लैक मतलब अफ्रीकन रीजन से हुआ ये। जहाँ फिर ये कहते हैं कि मैं किसी और रीजन से हूँ, और ये लोग उसे ही मान जाते हैं। और ये एक साइंटिस्ट है, इसने साइकिल का आविष्कार किया है, और ये सब कुछ मान जाते हैं जो भी ये कहता है, क्योंकि यहाँ झूठ जैसी चीज़ किसी को पता ही नहीं। लोग जो सुनते हैं उसको मानते हैं, क्योंकि कोई झूठ बोलता ही नहीं। अब क्योंकि ये झूठ बोल के किसी को कुछ भी करवा सकता है, मतलब सब इसकी बात मान भी जाते हैं, तो ये सोचता है कि क्या करना चाहिए। और जिस बारे में ये डिस्कस करता है अपने दोस्त से, और वो कहता है कि मैं शायद किसी लड़की के साथ सेक्स करना चाहूँगा अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो। इसे ट्राई करने के लिए मार्क निकलता है बाहर, और उसे देखती है खूबसूरत लड़की जो उसके कहने पर रुकते नहीं, पर वो कहता है कि अगर हम दोनों ने संभोग नहीं किया, मतलब सेक्स नहीं किया, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो मान जाती है, उसके साथ होटल चली जाती है। पर मार्क थोड़ी सी बातचीत बढ़ाना चाहता है इसके साथ, जो वो नहीं चाहती, क्योंकि अगर इन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जब मार्क बहाना बनाता है और कहता है कि ये सब रद्द हो गया, मतलब दुनिया ख़त्म नहीं होगी, और वहाँ से किस तरह से निकलता है, क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी अजीब था। अब वो दोस्त का दोबारा जाता है, दोस्त से पूछता है कि अगर हम कुछ भी कर सके तो क्या करेंगे। जब वो सेम वर्ड रिपीट करता है, लेकिन वो कर चुका है ट्राई करके। अब वो जा रहा है दूसरी डायरेक्शन की ओर, जो है पैसा, और बहुत सारा पैसा कमाना। जहाँ जाते हुए गाड़ी चलाता है उसका दोस्त, जिसने बहुत ज़्यादा पी रखी है। जिन दोनों को रोकता है एक पुलिस वाला, और देखा जाता है कि उसने पी रखी है, और इसको अरेस्ट करने जा रहा होता है। जहाँ पर तभी मार्क कहता है कि इसने बिल्कुल नहीं पी रखी, और पुलिस वाला ये मान भी जाता है और उन दोनों से माफ़ी मांग के वहाँ से निकल जाता है। और फिर ये दोनों पहुँचते हैं कसिनो में, जहाँ उसके एंट्रेंस में ये कहते हैं कि तुम सारे पैसा हार सकते हो, और सारे सच्चाई कहते हैं जो भी एक कसिनो में होती है उस चीज़ को लेकर। तो आगे मार्क जाता है बैट लगाने, जहाँ वो शख्स साफ साफ कहता है कि हम हर बार जीतते हैं, क्योंकि यहाँ इतने सारे नंबर है कि तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। पर मार्क्स दाव लगाता है अपने किसी नंबर पर, और फिर घुमाया जाता है इस रोलेट को, जहाँ नंबर आता है 35, जिसपे मार्क्स ने दाव नहीं लगाया था। पर तभी वो कहता है कि सामने देखो क्या दिख रहा है, कि मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी, और अपना नंबर चेंज कर देता है, जहाँ पर किसी को कोई शक नहीं होता, और ये गेम जीत जाता है। आगे मशीन की बारी, जहाँ मशीन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसके जीतने के बाद भी कोई धनराशि बाहर नहीं आई, जो ये मान जाते हैं। और इस तरह से इसका दोस्त काफ़ी कंफ्यूज होता है, पर आखिर में ये काफ़ी सारा प्राइज मनी जीत कर निकलता है इस कसिनो से। तो घर की तरफ मार्क्स को मिलता है उसका पड़ोसी, जो हर बार अपने को मारना चाहता है और सुसाइड करने के नए नए तरीके ढूंढते रहता है। जहाँ मार्क्स उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। जहाँ वो कहता है कि कोई उसकी परवाह नहीं करता, पर मार्क्स कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। और आखिर में रात का प्लान बनाते हैं दोनों साथ में पीने का। और आगे हम मिलते उस होमलेस बंदे से, जो होमलेस है पता नहीं क्यों, जिसको मार्क्स ले जाता है बैंक में और उसे बहुत सारा पैसा दिलवा देता है बैंक से झूठ बोलकर। जहाँ आगे कुछ और परेशान लोग होते हैं, जैसे उसके ऑफिस के बाहर खड़ी वो लेडी और साथ में कपल जो हमेशा झगड़ते रहते हैं, जिन सब की परेशानी सुलझाता है मार्क। तो आगे होने वाली सभी चीज़ काफ़ी बढ़िया और उम्दा होती है। जिसके बाद मार्क कॉल करता है एना को, जिसने कहा था कि आज के बाद दोबारा शायद एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो मार्क बताता है कि उसने उसका ईमेल पढ़ा जिसमें ऐसा लिखा था, लेकिन वो सोचता है कि अब कुछ बदल चुका है, अब चीज़ें पहले से नहीं रही, अब ये सक्सेसफुल हो चुका है और चीज़ें पहले से थोड़ी बदल चुकी है, तो इन्हें एक बार और मिलना चाहिए। जहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजिंग बातें और बातों का जवाब देते हुए मार्क से तरह से मना लेता है एना को उसके साथ डेट पर जाने के लिए, जहाँ एना कहती है कि ये हमारी आखिरी डेट होगी। और आगे मार्क देखता है टीवी, जहाँ पे ब्रेट लेस्टर के लिखे हुए कहानी को बताया जा रहा था, मतलब लेक्चर मूवीज़ के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा था। जहाँ पे मार्क्स सोचता है कि उससे बढ़िया मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि उसको तब आज़ादी है कुछ भी लिख पाने की। तो मार्क्स शुरू करता है लिखना, और लिखे हुए पेपर को कॉफ़ी में डुबो के थोड़ा सा पुराना दिखाने की कोशिश करता है कि ये कोई खोया हुआ संदेश या लिखी हुई चीज़ थी जो उसको पाई है, जिसको लेकर ये पहुँचता है चौड़े में अपने पुराने ऑफिस में, जहाँ पर ये कहता है कि मेरा अपॉइंटमेंट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। पर क्योंकि लोग यहाँ झूठ सच नहीं जानते, ये एंट्री मारता है सीधा अपने पुराने बॉस के कैबिन में, और उन्हें बताता है कि कैसे उसको रेगिस्तान में नारियल के पेड़ के नीचे दबे हुए संदूक में मिलती है ये कहानी, जो 700 साल पुरानी, जिसको आज तक किसी ने कभी नहीं सुना। और ये ब्लैक फेल एक नहीं है, जो उसकी लास्ट टाइम की स्टोरी थी, जो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप गई थी। पर किस तरह से कन्विंस करके अपने बॉस को सुनाना शुरू करता है कहानी। एक आम सा दिन जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी आसमान को चीरते हुए नीचे आते एक स्पेसशिप उतरती है बेबीलोन में, जो इंटरेस्ट खींच लेती है इस बॉस का, और वो सबको बुला लेता है इस कैबिन में ये स्टोरी सुनने के लिए। और कहानी में तरह तरह की चीज़ें आती है, जैसे कि एक अलग सा एलियन जो
शादी कर लेता है किसी इंसान से और उसकी शादी किसी और ग्रह पर होती है। कहीं ये स्टार वॉर्स की स्क्रिप्ट नहीं थी, पर जो भी उससे लोग काफ़ी इंप्रेस होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कहानी कभी सुनी ही नहीं जो फिक्शनल हो, क्योंकि फिक्शन जैसी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जो सब सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं इस स्टोरी को। और कहानी के एंड में जोड़ता है कि जब ये सब हुआ तो एक राजा ने सबकी मेमोरी इरेज कर दी, जिससे लोग इस इवेंट को भूल गए। लेकिन एक दिन मार्क्स को किताब मिलती और वगैरह वगैरह, जहाँ उसके बॉस ने उसको निकाल दिया था, तो कलीग उसका मजाक उड़ा करते थे वगैरह वगैरह। पर इसमें मूवी बनी और मूवी हिट चली गई, जहाँ पर ये था एंड इस मूवी की कहानी का। तो आगे बढ़ते अपने डेट पर, जहाँ लड़की से पूछ लेते कि तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। और ये कहता है कि इसके डैड हमेशा दारू पीते रहते थे और चोरी करते थे। जहाँ चोरी करने के दौरान एक दिन वो पकड़े गए, क्योंकि सोमवार के दिन जो उसके घर चोरी करना था वो काम पे गया ही नहीं, और दोनों ने साथ में चाय पी और बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया, जो सच में काफ़ी अजीब है। फिर मार्क की मॉम ने सारी बागडोर संभाली और उस तरह से मार्क को बड़ा किया। फिर आगे एना इसमें इंटरेस्ट ज़रूर दिखाती क्योंकि काफ़ी अच्छा इंसान होता है जो अच्छा पति और अच्छा बाप बन सकता है, लेकिन फिर भी चिंता इस बात की कि इसकी नाक चपटी और गोल है, जिसके वजह से ये इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि इसके बच्चे भी चपटी और गोल नाक वाले होंगे। जहाँ जीन्स फैक्टर से अब तक बाहर नहीं निकल पा रही, पर तभी कॉल आता है मार्क्स को उसकी मॉम को लेकर, जो भी सीरियस है। और मार्क पहुंचता हॉस्पिटल में, जहाँ वो जान पाता है कि उसकी मॉम को एक दिल का दौरा पड़ा था और वो काफ़ी बीमार है और उन्हें जल्दी दोबारा एक दिल का दौरा पड़ सकता है और उनकी डेथ हो सकती है, जो उनके सामने कही जाती है। पर उसे इन्वाइट भी किया जाता है आज शाम को उसकी मॉम के मरने के बाद नीचे कैफेटेरिया में डिनर पर। और ये काफ़ी क्रूअल है किसी के सामने ऐसा कहना। जहाँ माँ की मॉम बेचैन हो जाती है और वो मरना नहीं चाहती, पर तभी मार्क अपनी मॉम की घबराहट को देखते हुए उन्हें कंफर्ट करने के लिए कुछ कहता है और उन्हें बताता है कि मरने के बाद क्या होगा। और वो बताता है कि तुम मरने के बाद कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगी जहाँ खुशी होगी और सभी लोग जिनसे तुम प्यार करती हो वहाँ होंगे और तुम वहाँ फिर से जवान हो जाओगी। वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, वहाँ तुम्हें खुशी और प्यार मिलेगा और एक बड़ा सा आलीशान मकान या फिर यूं कहे कि महल मिलेगा, और वो महल उनका, सिर्फ उनका होगा, कोई इनसे कभी नहीं छीन पाएगा। जहाँ इन सब बातों को सुनकर चैन से माँ की मॉम आंखें बंद कर लेती है और उनकी डेथ हो जाती है। जो सारी बातें वहाँ मौजूद बाकी स्टाफ भी सुन पाता है और ये चीज़ उनका ध्यान खींचती है। पर मार्क अपने मॉम के मरने पर उदास होकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो एना को उसके घर छोड़ कर आता है और दोनों साथ में की काउच पे बैठे होते हैं, जिस समय एना उसका हाथ पकड़ लेती है और वैसे ही ये दोनों सो जाते हैं, जहाँ पर एना उसे कंधे पर सर रख के सो जाती है। जहाँ सुबह इनकी नींद खुलती है और ये काफ़ी हद तक रोमांटिक था, जहाँ पर एना इसको इमोशनली सपोर्ट करने की बहुत कोशिश कर रही थी और कुछ तो कनेक्शन बिल्ड हो रहा था इन दोनों के बीच में। जहाँ पर इसके बाद पहुँचता है मार्क अपने घर पर, जिसके बाहर लोगों की भीड़ लगी पड़ी है और लोग उससे वो जानना चाहते हैं जो कि उसने अपनी मॉम के मरते टाइम उन्हें कहा था कि मरने के बाद हमें ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर सब कुछ मिलता है, और उसके बारे में और जानना चाहते हैं उस जगह का नाम क्या है, ये भी ये लोग जानना चाहते हैं। जो बात न्यूज़ में फैल चुकी होती है और एना को उसकी खबर लग जाती है। जय एना उसे घर पहुंचती है और वो पूछना चाहती है कि उसने क्या बताया अपनी मॉम को। जहाँ वो बताता है कि वो सिर्फ अपनी मॉम को कंफर्टेबल कर रहा था, जहाँ उसने कहा कि आपके मरने के बाद आप ख़त्म नहीं होने वाली, आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आप अपने दोस्तों से मिल पाएंगे और जहाँ सिर्फ खुशी खुशी होगी। जिसको सुन के एना खुश हो जाती है और वो चाहती है कि सारी बातें बाकी लोग भी जान पाए। तो इतना प्रेशर झेल के मार्क लिखना शुरू करता है कुछ एक पेपर पर, जहाँ उसके घर के बाहर लोग अभी भी खड़े हैं और सब मोमबत्ती लेके खड़े होते हैं उसके घर के बाहर। और मार्क लिखना शुरू करता है, जहाँ मार्क की उस दुनिया की बात एक सनसनी खबर बनकर हर तरफ फैल चुकी है। तो मार्क 2 कागजों में कुछ लिखता है, जिसको पिज़्ज़ा के बक्से पर चिपका कर बाहर ले जाता है सबको बताने के लिए। तो क्या होगा मरने के बाद, ये सारी बातें कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। आसमान में बैठा कोई शख्स जिसके बारे में ये कहता है, और वो कैसे दिखता है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, लंबे कद का है, लंबी उंगली है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो सब तरह की नस्लों से मिलकर बना हुआ है और वगैरह वगैरह। जहाँ पर मरने के बाद हम कहीं खोते नहीं, हम एक आलीशान जगह पर जाते हैं जहाँ सबको उनका एक महल मिलता है। जिस पे काफ़ी अजीबोगरीब सवाल आते हैं लोगों के कि क्या सबको महल मिलेगा, और क्या उनके चाहने वालों को भी महल मिलेगा, और क्या वो हमारे महल में रह सकते हैं, अगर हाँ तो उनके महल का क्या होगा। जिस सब की बात को टगल करते हुए ये कहता है कि आगे वहाँ सबको मिलेगी मुफ्त आइसक्रीम सुबह और शाम, जैसे कि फ्लेवर भी काफ़ी वाद विवाद होता है। पर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला, अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको वहाँ वो महल नहीं मिलेगा, जिसको लेकर दोबारा सवाल पूछते हैं कि बुरा होता क्या है, कि किसी को गुस्सा मारना बुरा है, कि अपने डॉगी को खाना देना भूल जाना बुरा है, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर सबके सवालों का जवाब टैकल करते हुए देता है मार्क, और बताता है कि इन्हें 3 चांसेस मिलेंगे, 3 बुरे काम, और ये जाएंगे नर्क में, जो एक खतरनाक जगह होगी। मतलब इसे बुरी जगह ही कही जाती है, नर्क के बारे में कोई जिक्र नहीं होता यहाँ पर। अब आगे
आसमान में बैठा वो शख्स तय करता है कि कौन जिएगा कौन मरेगा और कौन अच्छी जगह जाएगा और कौन बुरी जगह जाएगा। जहाँ जिएगा मरेगा लेकर ये समझ पाते हैं कि आसमान में बैठा वो शख्स अच्छा इंसान तो नहीं है, क्योंकि वो जान पाते हैं कि जो भी होता है वो वही करता है, चाहे उनका पेट गिरना हो, उनकी माँ को कैंसर होना हो या फिर बहुत सारी चीज़ें। पर इसका काउंटर ये निकलता है कि जब वो हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो हमारे साथ वो कुछ अच्छा भी ज़रूर करता है। जैसे यहाँ पे किसी के दादी के मरने पर प्रॉपर्टी उसको मिल गई जो ऊपर वाले ने किया। तो फाइनली अगर वो आपके साथ कुछ बुरा भी करता है तो आपके मरने के बाद आपको ज़रूर आलीशान जगह मिलेगी, अगर आप सारी बातें फॉलो करेंगे, मतलब अच्छे काम करेंगे तो। मतलब ओवरऑल ये ज़िंदगी इम्तिहान है जिस सबसे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और आखिरी सवाल, ये तुम्हें कैसे पता? ये उसको खुद ऊपर वाले ने बताया, और बाकी लोगों को क्यों नहीं पता? शायद बताना भूल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में हम लोग। तो माँ की बातें चर्चे में आ जाती है कि सबको मिलेगा मेंशन, और आसमान में खोज करने निकलता नासा ऊपर वाले को। तो आगे हेडलाइन छपती सारे नेचुरल इवेंट्स को लेकर, जैसे कोई 104 साल जी गया तो कहीं कोई मर गया बाढ़ वगैरह में। सब आसमान में बैठे उस शख्स की करतूत है। तो आगे मार्क अपनी स्क्रिप्ट जमा कराता है और उसकी मूवी द ब्लैक फ्लैग नाम से शूट होना शुरू हो जाती है, जहाँ एना के साथ ब्रैड कैसलर थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब आगे यहाँ पर मार्क खरीदता है एक नीले घर, और एना और मार्क साथ में और समय बिताना शुरू करते हैं। और इसी दौरान मार्क की मूवी द ब्लैक फ्लैग भी रिलीज होती है और वो ब्लॉकबस्टर और एक बड़ी हिट होती है। तो आगे मार्क और एना बैठते हैं एक पार्क में, जहाँ पे मार्क अपनी बनावटी कहानी कहना शुरू करता है कि मैं एक दिन एक भालू से लड़ा, मैंने बच्चे को बचाया वगैरह वगैरह। जहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है एक शख्स का जो कि लेटा होता है पार्क में, जिसे वो खुश मिजाज कहता है, लेकिन एना को उसके अंदर एक बदसूरत मोटा दिखाई देता है। और आगे एक दो एग्जाम्पल और दिखाती है उसको, लेकिन हर किसी में कमी निकाल देती है। जैसे सामने बैठे उस जोड़े में वो कहती है कि दो अनाड़ी फिसड्डी साथ बैठे हुए हैं, पर मार्क देखता है कि वो कितने कमाल के हैं, उन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और दोनों प्यार में। जिससे इम्प्रेस होकर अब एना जानना चाहती है कि क्या देखता है मार्क उसके अंदर, जहाँ वो देखता है खूबसूरत कमाल की लड़की, और कहता है तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे अजी तुम सबसे जवा। जहाँ ये आगे बात बढ़ती है कि तुम मुझे कितनी पसंद हो, तुम काफ़ी कमाल की हो, तुम्हारी बातें सबसे अलग है, कभी तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि मैं तुम जैसे कमाल की लड़की से कभी नहीं मिला। जो इम्प्रेस कर देता थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा एना को। अब वो एना से पूछता है कि तुम क्या देखते हो, और वो कहते तुम मोटे हो और तुम्हारी नाक कॉलर चपटी है। पर इतना ही नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखते कि तुम स्मार्ट हो, तुम काफ़ी प्यारे हो, तुम्हारी बातें सबसे अलग है, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ, तुम्हारे साथ मज़ा आता है, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, तुम जैसे किसी भी प्यारे इंसान से मैं आज तक नहीं मिली। पर क्योंकि उसकी नाक चपटी और उसकी जेनेटिक भी इससे मैच नहीं करती, इसलिए उसे शादी नहीं कर सकती। शायद यही रीज़न है जो किसी के सामने कहा तो नहीं जाता, लेकिन लॉन्डे इसके वजह से फ्रेंड जोन रह जाते हैं। पर वो डीपली चाहते हैं कि इसकी जीन्स बदल सकती, मतलब ये थोड़ा अलग दिखता होता, क्योंकि ये इससे प्यार करती है। अब चाहता तो माँ क्या झूठ बोल के कह सकता था कि हाँ मेरी जीन्स बदल चुकी है और बच्चे हमारे स्मार्ट होने वाले हैं, पर उसने यहाँ झूठ का सहारा नहीं लिया और कह देता है कि हाँ हमारे बच्चे चपटी नाक वाले ही होंगे। तो कहानी में आगे मार्क नरेट कर रहा है कहानी डक एंड द कंगारू टाइप, जहाँ पर एक डक मिल जाएगा पोलर बियर से नॉर्थ पोल में। और उस समय तक एना उससे घर में पहुंच जाती है, जो उसे बता नहीं आती कि वो डेट पे जा रही है ब्रैड के साथ। जिससे थोड़ा चिढ़ते हुए मार्क उसे सजेस्ट करता है कि चाहे जो भी हो तुम उसके साथ सेक्स मत करना, शादी से पहले ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा कुछ शादी से पहले करना बिल्कुल गलत है। और ये इसके पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पर एना इसके लिए एक कूपन लेके आती है जो उसके बर्थडे के लिए होता है, जहाँ पर इसके बर्थडे में इसके साथ ये सेक्स करने वाली थी और इसका कट गया। इसे कहते हैं कि एलपीडी। और आगे बढ़ते हम कहानी में, जब ब्राडा के ले जाता है एना को डेट पे, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब उसकी डेट पे ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है, एना की एक भी नहीं सुनता और उसके लिए खाना वगैरह भी खुद ऑर्डर करता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम की कॉल आने पर भी वही बात कर रहा था कि अभी हम बिजी हैं और बाद में बात करते हैं। अब इसके अलावा उस रास्ते से जहाँ से माँ गुजरता था वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा। और ऊपर वाले के होने के वजह से और मेंशन मिलने की वजह से सबकी बातें पहले से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और एना की मॉम ज़्यादा फोर्स कर रही है उसको कि उसको फोकस करना चाहिए ब्रैड के ऊपर, ना कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मार्क के ऊपर। और मार्क थोड़ा डिप्रेस होता है और अपनी मॉम की कब्र में जाकर उनसे बात करता है कि आप ही जानते हैं कि वहाँ कोई महल नहीं मिलने वाली, ये सब बस मन गढ़ंत बात है जो मैंने बना दी थी बस। और इस तरह से कई महीने बीत जाते हैं, जहाँ माँ की दाढ़ी और बाल काफ़ी लंबे हो चुके होते हैं और उसे अपनी शादी का कार्ड देने आती है एना, जहाँ ब्रैड से शादी करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि कुछ समय बाद वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। पर उसकी तारीफ करते हुए वो कहता है
कि तुम कभी बदसूरत नहीं होने वाली, तुम बूढ़ी होने के बाद या बूढ़ी लगने वाले समय में मुझे हमेशा की तरह हसीन लगोगी। तो आगे एना एक पार्क में बैठी होती है जहाँ कुछ बच्चे आते हैं और एक थोड़े से मोटे बच्चे को आइसक्रीम खाता देख उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जहाँ एना उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उस बच्चे के पास जाकर उसके मुंह पर लगे एक्स्ट्रा आइसक्रीम को पोंछती है और उसकी तारीफ करती है, जहाँ वो बिल्कुल गोल नाक वाला एक बच्चा है और इस बार उसके गोल नाक या चपटी नाक को लेकर नहीं, उसके खूबसूरत स्माइल की तारीफ करती है। जहाँ वो अपना नाम मोटा नाटा ब्रायन कहता है क्योंकि ऐसा उसे लोग बुलाते हैं। पर एना उसको समझाते है कि तुम सिर्फ ब्रायन हो, सिर्फ ब्रायन, कमाल की मुस्कुराहट वाले ब्रायन। और अगले दिन सुबह उठते मार्क का दोस्त उसको देता है रेजर और उसकी शेविंग के बाद वो पहुंचता है कपड़े पहनकर तैयार होकर कैथेड्रल में शादी अटेंड करने आना और ब्रैड की। तो यहाँ बहुत ऑनेस्ट और रेसिज्म से भरी हुई रिचुअल शुरू होता है शादी के लिए, लेकिन तभी इसमें ऑब्जेक्ट करने खड़ा होता है मार्क और तारीफ करता है ब्रैड की कि कमाल का दिखता है, ये मेरे से बेहतर दिखता है। पर सिर्फ दिखने से क्या होता है, इससे ये साबित नहीं होता है कि इसके बच्चे मेरे बच्चों से बेहतर होंगे और ये एक अच्छा पति बनेगा। अच्छा पति कोई भी बन सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर रही बच्चों की बात तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारे बच्चे सच में कमाल के होंगे चाहे वो किसी के साथ भी हो। और अपनी सारी बात कहकर आखिर में वहाँ से हार मान कर मार्क चर्च से बाहर निकल जाता है क्योंकि वहाँ पे सब ये जानते हैं कि जोड़ी बनाने वाला ऊपर वाला ही है जो हमसे सारे काम करवा रहा है, जो उसके हाथ में है। और वो क्या सोचता है जो मार्क जानता है, जिसके बारे में उससे पूछते हैं कि क्या चाहता है वो एना से, पर वो कुछ बिना कहे बाहर निकल जाता है। जहाँ कुछ देर बाद एना भी बाहर आती है, अपने मन में वही सवाल लिए कि क्या चाहता है ऊपर वाला हमसे, और वो कहता है कि कोई ऊपर वाला नहीं है। ये सारी बातें बस उसने अपनी मरती मॉम को शांत करने के लिए कहा था। जहाँ एना हैरान है कि कैसे वो बातें कह देता है जो होती ही नहीं। पर मार्क ने उससे मैं झूठ क्यों नहीं कहा जब इसने पूछा कि क्या अमीर होने से इसके जेनेटिक बदल सकते हैं, क्योंकि उस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। पर आखिर में एना मानते कि उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए मोटी और चपटी नाक वाले बच्चे, और उसके साथ दोनों की शादी हो जाती है। अब एना आज तक नहीं समझ पाई वो कैसे जो है ही नहीं वो कह देता था, पर कोई भी नहीं समझ सकता इस दुनिया में क्योंकि यहाँ झूठ का आविष्कार नहीं हुआ और वो इकलौता बंदा जो झूठ बोल सकता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, जहाँ पर एना के बने खराब खाने को भी सही कहता है, मतलब अच्छा बनाए कहता है उसका बेटा, जहाँ जीन्स ट्रांसफर हो चुकी है झूठ की, और जिसके साथ ये मूवी खत्म होती है, जहाँ शायद झूठ बोलना थोड़ा बहुत सही ज़रूर हो सकता है। तो वैसे आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।